सॉल्व किए हो गया काम कंप्लीट मॉड्यूल का। चलिए तीनों मॉड्यूल लेकिन है आज तो मॉड्यूल ही अपना डाउट सॉल्विंग और सब मॉड्यूल के पास क्या चलिए सॉल्व किए कुछ क्वेश्चन बोलिए नंबर बोलिए पहले ये पीवाईक्यू वाले सेगमेंट में से बोलिए इसमें अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए पीछे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं 49 क्वेश्चन नंबर 49 पीवाईक्यू में बरोबर पेज नंबर 40 पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 49 और बोलिए आपस में बात मत करो या तो अगर आपको नहीं करना तो अपन नया चैप्टर चालू करते हैं और अगर डाउट थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शांति से करें और बोलिए और किसी को कोई डाउट है इसमें पेज नंबर 39 पे 15 और बाकी लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया ना गुड मैं पीछे पढ़ने वाला नहीं हूँ मैं बार बार रिक्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ मेरा काम ये नहीं है मेरा काम था चैप्टर पढ़ाना और मेरा काम था एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखना मैंने रखा है आप लोगों ने नहीं किया है सॉल्व तो आप लोगों का ही सिलेक्शन नहीं होगा फिर बाद में रोना मत कि सर चैप्टर हमारे लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है वो नहीं हो रहा है अब हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे साथ में क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बस ठीक है भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे हम और कुछ चलिए और पेज नंबर 27 पे बुक लेके नहीं है पहले तो तुम्हें क्लास में बैठना ही नहीं चाहिए कहाँ अपने दोनों की बुक मजाक नहीं रखा है आप लोगों से निकाल दो कोई क्लास को बात
मैडम ना आपने सॉल्व करके आया, ना बुक लेके आए हो, ना सोच के आते हो कि क्या करना है। पेज नंबर कितना है? 20। अपने से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, उनका दिमाग अलग चलता है, अलग अलग सोचते रहते हैं, वो मॉड्यूल के अलावा कुछ और बुक सॉल्व करते हैं। तो उनको ये मैं पहले भी बोल के रखा है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल ना मैंने डिजाइन किया है, ना अंकित सर ने डिजाइन किया है, ना अनिल सर ने डिजाइन किया। ये हमने डिजाइन करवाया है किनसे, जो कोटा में पढ़ा रहे हैं उन्होंने डिजाइन किया। उनमें से शायद आप जिस बुक को सॉल्व कर रहे हो कोई उस बुक का ऑथर भी हो सकता है। तो देयर आर द मिक्सचर ऑफ वेरियस कोचिंग क्लासेस, चाहे वो एलएन हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे फिटजी हो, चाहे आकाश हो, चाहे आपका वो जो पीडब्ल्यू है वो भी है, इसी पब्लिशर की बुक छापता है। मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यूवी जिसके आप जो अपन जिसके साथ आया कि आपका पीडब्ल्यू जो फेवरेट है उसमें भी इसी के साथ आया, उनके अंदर भी यही मॉड्यूल चलता है। सिर्फ उनका ब्रांडिंग अलग होता है, वो वे ऑफ स्टाइल जो है, क्वेश्चन का सीक्वेंस और ऊपर नीचे, बस जो क्वेश्चन बैंक इज द सेम। कहीं ना कहीं जो बुक बनाई गई होगी वो काफी बुक का मिक्सचर होगा। इसीलिए बोलते हैं मैं कोई भी क्लास की बात है, क्लास का मॉड्यूल डिजाइन ही उस एग्जाम के ओरिएंटेड होता है, स्ट्रक्चर ही उसी तरह से बनाया जाता है। और हम वही छोड़ के हम कोई अभी आप में से कुछ सिंगल सॉल्व कर रहे होंगे, कोई डीसीपी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन मॉड्यूल नहीं सॉल्व कर रहे। और आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि सिंगल बनाया गया सिर्फ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने मेंस नहीं कवर किया। ये जो बात हो रही है इसमें मेंस भी कवर हो रहा है, एडवांस भी कवर हो रहा है, इवन सीडी भी कवर हो रहा है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और प्योर एमसीक्यू है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। और एग्जाम में एमसीक्यू ही आएंगे और एनवीटी आएंगी पहले मेंस, देन उसके बाद मल्टी करेक्ट आएंगे। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप जब कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो तो आप वहां सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, आप वहां मल्टी करेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मॉड्यूल तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा और फिर मुझे वो रेफरेंस सॉल्व करना है। रेफरेंस बुक के साथ रेफरेंस बुक सॉल्व करनी अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में मॉड्यूल भी तो सॉल्व होना चाहिए ना। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो तो हम मॉड्यूल से सीख पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन या मल्टी करेक्ट टाइप का क्वेश्चन या एनवीटी टाइप का क्वेश्चन या ऑप्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक, वो सब तो उसी से समझ में आए। बट आपका वो पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना, वो आपने सॉल्व पीछे चारों शाबाश, वेरी गुड। पूरा नहीं हुआ, किसके लिए रखें? हाँ भाई, अपने परम, वेरी गुड, शाबाश। बाकी हो गया। क्यूआईक्यू किसके लिए रखें? समझना है भाई, एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है ना। एग्जाम में अगले साल नए स्टूडेंट आएंगे, उसके अगले साल नए स्टूडेंट आएंगे। जो गए हैं वो आईआईटी में गए, वो बिलीव मी जो बहुत सारों के प्लेसमेंट भी लग गए हैं, शायद बहुत सारों का प्लेसमेंट जो है मेरा जितना पैकेज है उससे ज्यादा ही, मैं उनसे कोई कट नहीं ले रहा, ठीक है ना, कोई दूसरा टीचर ले रहा है। ये आप लोगों को जो है ये समझना होगा। इस बार ये कर लेते हैं 49 क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 44 पे।
क्या दिया हुआ है देखो इसके अंदर, पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, frictionless track is gently pushed towards the right. The speed of the particle when it reaches to the point B. I think काफी सिंपल सा क्वेश्चन। पहले तो ये सोचो कि क्या हो रहा है यहाँ से A से B पे आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ। अगर हम यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ये A पॉइंट से कहाँ आया, B पॉइंट पे आया, तो A से B आने में इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ए से बी आया है तो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी निकालना है। मैंने बोला भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज, तो मैंने लाइनें ही दे रखी कि जो आप सोचोगे तो आपको वो ऑटोमेटिक भाई पोजीशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी निकालना है। सीधी बात है, मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मेथड यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, 1 मीटर। ये पॉइंट का कितना हाइट है बताओ, 0.5। मान लो यार जहाँ से हम हाइट दे रखा है, अगर मैं उसको रेफरेंस लाइन मानूं, या मैं चाहूँ तो मैंने तो ऐसे भी सीखा है ए और बी में से जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको ही अपना रेफरेंस लाइन बना, मैं भी लो इस पे अपना रेफरेंस लाइन बना दिया। तो हम बात करेंगे एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए से बी तक आने में बीच वाला जो पाथ है वो फ्रिक्शन लेस है या फ्रिक्शन वाला पाथ है, तो कोई एनर्जी में लॉस होने वाला नहीं। तो ये पॉइंट पे यहाँ से ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हुई है, 1 माइनस 0.5 is 0.5, दैट इज mg into 0.5। बी पॉइंट पे कितना एनर्जी होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ इसका, 0। ये रेफरेंस लाइन पे ही है बी पॉइंट, यहाँ से सॉल्व करो, यू विल गेट द बी का वैल्यू √2g into 0.5। क्लियर है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आंसर आ रहा होगा कुछ हमारे पास में √10 के आसपास, √10। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत आई बेटा, इसी चलिए अभी पेज नंबर 39 पे ही एक क्वेश्चन नंबर 15 है। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 15, एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है ये। देखिए पढ़ो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से, क्या दिया हुआ है उसके अंदर। Each of two elastic rubber bands of the slingshot has the unstretched length L। unstretched length कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। If they are pulled to the position shown and the release from the rest, determine the maximum height the pallet of mass capital M will reach from its initial position if it is fired vertically upward. Neglect the mass of the rubber band. Each rubber band has the stiffness K। क्लियर है, तो अब ये जो इलास्टिक रबर बैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसका अनस्ट्रेच लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, और हमें इसमें क्या निकालना है देखो कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इफ फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। मतलब ऐसे करके हमने उसको लीड किया। तो अभी थोड़ा दिमाग लगाइए, हुआ क्या होगा, हमने रबर बैंड को पकड़ा और उसको ऐसे खींचा, रबर बैंड को खींच रहे, रबर स्ट्रेच हो रहा है, रबर स्ट्रेच हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वंस वी रिलीज तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक में, और काइनेटिक से वो किस पे, एच हाइट पे गई है। तो अभी आपको क्या बताना है, देखो ये जैसे मान लीजिए ये रहा वो सेटअप, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ दिया हुआ है कितना है, लेंथ देखो 0. इनिशियल अनस्ट्रेच लेंथ जो है वो 0.2 है, और यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ कितना है, 0.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद में pull to a position shown the release from the rest, determine the maximum height from its initial position। कहाँ से आपको हाइट निकालना है, उसकी
इनिशियल पोजीशन से जो है आपको उसकी हाइट निकालना है। और ए का वैल्यू भी उन्होंने दिया हुआ है, देखिए उन्होंने ऑलरेडी आपको ये डायग्राम नीचे दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है, कितना है ए का वैल्यू 0.24 में, ठीक है। और बी का वैल्यू भी दिया है, कितना है 0.07। ये खींचने के बाद वाली कंडीशन है, बरोबर है यहाँ पे कि भाई हमने इसको if they are pulled to the position shown and released from rest, हमने इसको क्या किया, यहाँ से ये जो पोजीशन दिया गया है और इसको हमने पुल किया है और फिर हमने इसको रेस्ट से क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा अगर हम उसको वर्टिकली अपवर्ड जो है फायर करते हैं। मतलब ये समझ में आया ना, ये कौन सी पोजीशन है, वो खींची हुई पोजीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब ये जो लेंथ होगी, ये कौन सी लेंथ होगी बताओ, ये जो फाइनल लेंथ खींची हुई लेंथ, ये रबर बैंड है ना सर, तो फाइनल खींची हुई लेंथ है ये हमारे पास में। और ये कितनी है बताओ यहाँ पे, तो आपने दिमाग लगाया 0.07 और ये दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लो, कितना आ रहा होगा बताओ, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर, कितना होगा बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.25। बरोबर है, ये इसका फाइनल लेंथ आ गया है, फाइनल अनस्ट्रेच लेंथ आ गया है। अब मुझे बताओ, अभी ये यहाँ पे हाँ फाइनल स्ट्रेच लेंथ आ चुका है। और ये कितना दिया हुआ है देखो हमारे पास में, उन्होंने बोला है 2 इलास्टिक रबर बैंड, एक नहीं है, कितने हैं, 2 इलास्टिक रबर बैंड है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो 1 इलास्टिक रबर बैंड का हमारे को लेंथ मिल चुका है। अब आइडियली यहाँ हुआ क्या होगा कि जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक रबर बैंड नहीं स्ट्रेच हुआ है, दोनों साइड में रबर बैंड स्ट्रेच हुए, और दोनों साइड के रबर बैंड कितने से स्ट्रेच हुए हैं, x से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनिशियल एनर्जी की, इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, पहला रबर स्ट्रेच हुआ उसकी वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, प्लस दूसरा रबर भी स्ट्रेच हुआ उसका भी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इक्वल टू दोनों रबर की जो एनर्जी है वो किसको मिल रही है अभी इसको, और ये कितने हाइट तक गया है, ये h हाइट तक, तो दैट इज फाइनल में mh। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, लेट्स सॉल्व इट। कितना आ रहा है, हाफ इनटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है बताओ 0.05 का स्क्वायर 0.05 है ना। तो ये देखो ना, ये फाइनल माइनस एन इनिशियल, तो ये कितना है 0.25 माइनस 0.2, तो 0.0 सही तो लिखा है, ठीक है। इनटू ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, मास कितना है बताओ उसका, स्टोन का मास 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, इसी को 10 ये h। चलिए अभी सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, 400 into 5 into 5 का स्क्वायर 25 into 10 to the power minus 4। थाउजेंड मल्टीप्लाई में चला गया है, 550 बराबर h का वैल्यू कितना आ रहा है 20, सॉल्व करके 20 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, आंसर क्या दिया हुआ है सर, एनर्जी फाइनल आपने रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस लाइन जो इनिशियल खींच के जो रुका हुआ है वो इनिशियल जो नीचे हाँ, तो a प्लस h क्यों नहीं आएगा, a प्लस h क्यों आएगा मतलब, क्योंकि पहले वो a नीचे था, तो इसमें आपको क्या बोला है, मतलब बोला है ना आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब
जो आप खींच के स्ट्रेच करके रख रहे हो, जो वहां से आप छोड़ रहे हो, और ये डायग्राम भी कौन सा दिया, जब आप खींच के रख रहे हो वहां से वो इनिशियल पोजीशन, नहीं वो इनिशियल मतलब आपने खींच के रखा हुआ, ये डायग्राम इनिशियल का ही दिया हुआ है, यहाँ से छोड़ रहे हो तो यहीं से आएगा। चलिए हो गया ये, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए उसके बाद लिख दो फटाफट। हाँ जी मैं क्वेश्चन आ रहा है 38 का पेज नंबर 30 और क्वेश्चन 9 इधर ही तू कौन सा क्वेश्चन होगा? 33 एडवांस की पेज 38 ये सर्कुलर है, सर्कुलर हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। कौन सा बोला? 38 पे, 38 पे क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A combined frictional and air resistance on a bicyclist has a force F equal to AB. Has a force F equal to AB. ये मतलब क्या होता है? Velocity. A मतलब क्या होता है? Newton second per meter. At the maximum effort, the cyclist can generate 400 watt propulsive power. साइक्लिस्ट कितना पावर जनरेट कर पा रहा है? 400 वॉट। देखिए पावर का क्वेश्चन है, 400 वॉट propulsive पावर जो है वो जनरेट हो पा रही है। What is the maximum speed on the level ground with no wind? मतलब अगर विंड नहीं है तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो बताना है, और अगर विंड है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो मैक्सिमम एफर्ट जो दे सकता है वो कितना दे सकता है? 400 वॉट। क्लियर है? अब देखिए अभी पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है, v जो है उसकी स्पीड दिया हुआ है, आपको वो मैक्सिमम स्पीड बताना है ऑन लेवल ग्राउंड विथ नो विंड, जहाँ पे कोई विंड नहीं होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मैक्सिमम स्पीड होगा। और हमें ये जो दिया हुआ है मैक्सिमम एफर्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 400। ठीक है, अब सबसे पहले ये सोचो कि यहाँ जो हमने पावर दिया है ये वो मैक्सिमम एफर्ट है, और नो विंड है मतलब एयर रेजिस्टेंस वहां से निकाला जाएगा। पावर दिया हुआ है हम लोगों को, दैट पावर इज द 400, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास में, v जो है ये उसकी खुद की स्पीड है, दैट इज पावर इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। और कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है पावर फोर्स। यहाँ पे लिखो a इंटू वी इंटू डी, बराबर, और लिमिट लगाओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से v में। स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? रेस्ट से। ठीक है, पावर है ना, वो तो दिया हुआ है propulsive पावर। हाँ तो उसको ओवरकम कर रहा है वो, छोटी की स्पीड निकालना है ना। मतलब ये जो बात हो रही कंबाइंड फ्रिक्शनल और एयर रेजिस्टेंस की बात चल रही है। कंबाइंड फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन भी तो आ रहा होगा ना नीचे से, तो उसको हम कंबाइन करके चल रहे हैं। एक्चुअली मैं वही में क्वेश्चन रीड कर रहा था, तो उन्होंने या तो ऊपर वो बोलना नहीं चाहिए था एयर रेजिस्टेंस करके, तो अगर नहीं है तो भी इसका इम्पैक्ट तो क्या आने वाला है? ए भी आने वाला है, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास उसको हटाने का। तो अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लेवल ऑफ द ग्राउंड, मतलब अब जो भी यहाँ पर विंड जो है, मतलब हमारे को जो भी रेजिस्टेंस मिल रहा होगा वो किससे मिल रहा होगा? फ्रिक्शन से मिल रहा है। तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही है, उसके अलावा तो हम और कुछ कर नहीं सकते। तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया। अब ये फॉर्मूला जो है एफ जो है वो वेरिएबल है, तो तुम्हें सीधा तुम एफ इंटू वी नहीं कर सकते, वेरिएबल है तो तुम्हें इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिया हमने, FDV कर दिया। ठीक है, जैसे F डॉट S होता था तो क्या करते थे, वर्क में FS करते थे, इधर क्या कर देंगे, FDV कर देंगे। बस इंटीग्रेट किया तो हमारे को क्या मिल जाएगा, A इंटू बी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा 400 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, 4 इंटू बी स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया 200 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आया, 10। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर जाओगे? उन्होंने कहा FB इंटू बी तो नहीं कर दिया है, वही किया FB इंटू बी कर दिया होगा उन्होंने कहीं, पर वो अभी FB इंटू बी कैसे करें, फोर तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो उन्होंने कहा FB इंटू बी कर दिया होगा। हमें चलाने के लिए वो यार मे भी आंसर उनका गलत हो, एक मिनट, फोर्स हमारा वेरिएबल है ये तो श्योर है, ठीक है ना, फोर्स हमारा वेरिएबल है ये तो श्योर ही है, क्योंकि फोर्स दिया हुआ A इंटू बी और बी उसकी क्या है, स्पीड। अब पावर जो है वो भी हम लोग जो लगा रहे हैं, पहले इनिशियली में जब वेलोसिटी 0 होगी तो पावर भी तुम्हारा क्या है, 0। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा पावर भी बढ़ रहा है। ठीक है, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं FB इंटू बी वाला, वो फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं कि जब क्या हो हमारे पास में सिस्टम क्या हो, वेरिएबल। हमने FB को V dm by dt भी तब लिखा था जब तुम्हारा V क्या हो, कांस्टेंट। यहाँ ऐसा कांस्टेंट जैसा कुछ बोला नहीं है, यहाँ तो ये बरोबर है हमारा, सही है। वेरिएबल टर्म दिया है तो आप कितना अभी तक आप पढ़ के बैठे हो, आप मुझे बताओ वेरिएबल टर्म पर हम तो मैक्सिमम जब भी कुछ निकालना होता है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, एनर्जी मेथड यूज करना पड़ता है। और एनर्जी में तो आपको हमेशा जो है आप इंटीग्रेट करके ही चीजें मिलती। तो जब वेरिएबल टर्म है तो उसमें फिर हम कांस्टेंट वाले पैटर्न पे नहीं जा सकते। फोर्स कांस्टेंट होता तो हम सीधा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ फोर्स फंक्शन किसका है, वेलोसिटी का। जब फोर्स वेलोसिटी का फंक्शन है तो फिर आप उसको कांस्टेंट की तरह कैसे ट्रीट करोगे। तो आप लिमिट लगा रहे हो भाई, वेलोसिटी 0 से आप v मैक्स तक जाए तो वही पावर भी 0 से p तक आया है, तो बरोबर है। तो इसमें क्या दिक्कत है, √2 का वैल्यू रखने का 1.414 इंटू 10 कर देंगे, वहाँ से 14.14। कैसे इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, इंटीग्रेट करेगा, P कहाँ से आएगा कुछ अलग। आंसर निकालने के लिए मैं लॉजिक गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना, जो लॉजिक है वो लॉजिक। वेरिएबल में आपको इंटीग्रेशन करना है तो करना है, गलत गलत चीजें सीखने का कोई सेंस नहीं बनता है। मे भी उनका आंसर रॉन्ग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और आंसर रॉन्ग भी है बहुत बार, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फुल प्रूफ है। कितना दिया उन्होंने भी गलती किया हुआ है, ऑनलाइन वाले ने भी यही तो होता है, एक जगह से छाप के सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन वालों ने भी क्या किया है, वही वाला उन्होंने भी F इंटू वी ही किया हुआ है, AB इंटू वी ही किया हुआ है, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, ठीक, जो इस बुक वाले ने। ठीक है,
और मैंने आपको बता दिया है वेरिएबल फोर्स से दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन वाला मेथड। कांस्टेंट फोर्स होता या तो क्वेश्चन को जब फ्रेम किया होगा तो उसकी लैंग्वेज में कुछ सही से डालना चाहिए, उन्होंने जो डाला है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग सही करें। क्योंकि क्या मैं यहाँ बोल दूंगा और कहीं पे वापस ऐसा क्वेश्चन आया उसमें वापस से यूज किया तो मैं आंसर के लिए मैं अपने फंडे चेंज नहीं करने जो है वो सही। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन में दिया है जितना हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं उसके हिसाब से। अब आप वर्क भी निकाल रहे हो तो भी ध्यान रखने का एफएस वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो आप क्या एस इंटू एस करते हो, क्या करते हो आप एफ डी एस करते हो। यहाँ पर भी वैसे ही वाला सिनेरियो हो रहा है और यहाँ पावर भी मैक्सिमम एफर्ट वाले दिया हुआ है तो इसलिए हमने 0 से पी डाला गया। ठीक है, चलिए अगला देखो, कंफ्यूजन लगे तो ये कर लेते। अभी मेरे को आगे बढ़ने दो। ठीक है, जिसको लगे नहीं मैं सर ने गलत बोल रहे थे ऐसा लो आंसर। ठीक है, but the thing is that when the variable is given you have to go with the variable। वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन के पास ही जाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो क्या होता है देखो आंसर्स ऑनलाइन और क्या होता है एक जगह किसी ने गलत डाल दिया होता है वही घूमता रहता है। ठीक है, तो जब तक कोई दूसरा उसको सही करके ना भेजे तब तक वही आंसर घूमता है। अब क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि सबके सब क्वेश्चन क्या जो है सॉल्व कर करके डालेंगे क्या? इधर उधर के क्वेश्चन बैंक से डालते हैं तो जहाँ गलत चलता है वही चलता रहता है। एआई खुद तो सॉल्व नहीं करता है, एआई क्या करता है जहाँ सॉल्व है वहां से उठा के तुम्हारे को फेंक देता है, वो गलत ही चल रहा है। चलिए क्लियर है, अपने को क्लियर है अभी कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर मेंशन करे कि वेलोसिटी क्या है उस बंदे की कांस्टेंट। इफ द मेंशन दैट की वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है एक लाइन आ गया तो फिर तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट एंड योर आंसर विल बी द। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 31। एक लाइट स्प्रिंग दिया हुआ है लेंथ जिसका 20 सेंटीमीटर है, फोर्स कांस्टेंट जिसका के दिया हुआ है 2। स्मॉल ब्लॉक को उसके ऊपर हम गिरा रहे हैं। लेंथ h from the surface of the table at which the ball will have the maximum velocity। यहाँ भी वापस से वर्ड आ गया है, क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालना है। जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी जैसा वर्ड आ रहा है मतलब आपको एनर्जी मेथड से ही जाना है। हुआ क्या होगा एक लाइट स्प्रिंग रखा हुआ है और प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द टेबल, मतलब वही आप डायग्राम में बनाओ। प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द टेबल अब इसमें क्या हुआ है कितनी हाइट से ब्लॉक गिरा है बताओ, कितने हाइट से गिराने के लिए बोला है वो? लेंथ 20 मीटर की स्प्रिंग की लेंथ कितनी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और फोर्स कांस्टेंट दिया वर्टिकली रखा है 1 kg का ब्लॉक उसके ऊपर गिर रहा है। द लेंथ h from the surface table at which the ball will have the maximum velocity। बॉल कहाँ से आई अभी ये ब्लॉक ही है। ठीक है, तो एक 1 kg का ब्लॉक आपने इसके ऊपर रखा, उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई है h हाइट। ठीक है,
हाँ जी, कैसे करें भाई अभी? कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन में क्या क्या लगा है? पहले इनिशियल एमजीएच, बाद में हाफ के एक्सपर्ट इनिशियल एमजीएच और देखिए इनिशियली में क्या हुआ होगा, इसने कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो जब वो कंप्रेस करके रखा हुआ है, एक काम कीजिए ना यार, रेफरेंस लाइन किसको बना के रखो, ये एच वाले पॉइंट को ही अपनी रेफरेंस लाइन बनाओ, इसको रेफरेंस लाइन बनाओ, ये एच वाले पॉइंट को। ये एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एच का वैल्यू दिया है उन्होंने क्वेश्चन, अच्छा एच की वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है हमारे, मैक्सिमम है, फॉर इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक वेलोसिटी चलिए देखिए, बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट है। हुआ क्या होगा, जब हम ब्लॉक रखेंगे, ब्लॉक रखने के बाद में ये उसको उसकी मैक्स पोजीशन तक लेके जाएगा, फिर क्या करेगा, ऐसे थोड़ी देर तक ये वाइब्रेट करेगा और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यस और नो? वो जिस पॉइंट पे रुकेगा वो उसकी कौन सी पोजीशन हुई, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन हुई, इक्विलिब्रियम। वो उसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो हमारे डिफाइन होगी। और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम पोजीशन, तो मैक्सिमम पोजीशन कहाँ होगी भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से का डबल वो आएगा मैक्सिमम पोजीशन, कि भाई वो पॉइंट जो होगा वो कौन सी पॉइंट होगी, आपके मैक्स पॉइंट होने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ पे, वहां जाके वो रुक जाएगा और वापिस आने वाला है। तो आपके एसएचएम जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आता है कि यार वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। आगे जाके आपको जब ऑसिलेशन पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम आपको कहाँ मिलती है, मीन पोजीशन पे। कहाँ मिलती है वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी आपको, हमेशा मीन पोजीशन पे ही मिलने वाली है। क्लियर हो गया है? क्या थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हैं हमारे? तो अब इस केस में ये तो हमें समझना आ गया है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, मीन, और उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन और क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो ये एच पॉइंट जो है वो कौन सी पॉइंट है, देखो जहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब एच पॉइंट किसको दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को। इक्विलिब्रियम में आप क्या देखते हो, फोर्स मेथड यूज करते हैं हम लोग। यहाँ वेट लग रहा होगा, वेट कितना है, दिया हुआ है 1G, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या है, kx। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1G इक्वल टू kx। G का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, k का वैल्यू कितना है 2। तो आपको x जो उसका कंप्रेशन जो मिला वो कितना मिला बताओ, 5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग का क्या मिल गया है हमें, कंप्रेशन। 5 सेंटीमीटर क्या मिला स्प्रिंग का, कंप्रेशन। तो 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग का कंप्रेशन है। और जो पूछा गया है सरफेस के टेबल के, हाँ तो ये टेबल है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना कंप्रेस हुई, 5 सेंटीमीटर। तो ये एच का वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बहुत सारे डायरेक्ट आंसर वाले ऐसे ही क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए,
क्या हो गया? कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? ये समझ में आया? ये लाइन लिखना जरूर है। वेलोसिटी इन एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन। जब आप कोई भी स्प्रिंग पे ब्लॉक रखते हो तो वो क्या करती है? ऑसिलेट करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। मैंने किसी को किया थे तो उसमें क्या आंसर है? एनर्जी के अंदर लगाया क्यों है? बाद में कंप्रेस हुआ स्प्रिंग तो आपने एक मैच कर गया क्योंकि एनर्जी लगेगा ही नहीं। चलिए क्लियर है? बढ़े आगे, क्योंकि एनर्जी यहाँ लगने वाला नहीं है। देखो वे आपको आइडेंटिफाई समहाउ। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को समझते हैं, उन्होंने क्या दिया? वेलोसिटी मैक्सिमम। पहले हमने सोचा है स्प्रिंग, और उन्होंने जो दिया है क्वेश्चन में उन्होंने और कुछ मेंशन नहीं किया। उन्होंने बोला स्प्रिंग पर ब्लॉक लगाएंगे और एक ये एच जैसा पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि ये रखा और ये ऊपर नीचे हो रहा है, और क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट होता तो वहां तो वेलोसिटी क्या होती? 0, उसके आगे जा नहीं सकता। यहाँ वेलोसिटी उसकी क्या है? मैक्सिमम। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो क्या कर रहा होगा? एसएचएम में होगा, मेन पोजीशन में होगा। तो ये पॉइंट, ये लाइन जो है ना उसकी की लाइन। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 38। एक 38 पेज नंबर 43 पे अब आप देख रहे होंगे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए बेटा सॉल्व करना जरूर। पावर दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर इज, द रेशियो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर इज p√x अपॉन √x + 1। तो पावर का रेशियो दिया हुआ है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 3√x और capable of raising 300 kg of water in 5 minutes और 50 kg of water in 2 minutes respectively from a well of 100 meters। मतलब अभी यहाँ पावर निकालनी है, और उन्होंने बताया कि पहला वाला जो पंप है उसका जो रेट ऑफ मास है वो क्या है बताओ? 300 kg of water in 5 minutes। तो 300 अपॉन 5 मिनट आपको kg पर सेकंड में चाहिए, तो आप 5 × 60 करिए, ये kg पर सेकंड में आएगा 1 kg पर सेकंड। बरोबर लिखा है। दूसरा क्या है बताओ? पावर पंप 2 जो है वो क्या होगा? उसका dm/dt निकाला हमने, वो क्या होगा बताओ? उसमें कितना मास हो रहा है? 50 kg into 2 मिनट। 2 मिनट को अगेन kg तो सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, तो ये कितना आएगा बताओ हमारे पास में? ये आएगा 5/12 kg पर सेकंड। सही लिखा है मैंने। अब आपको पावर 1 निकालना है, तो पावर 1 का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने सीखा है कि भाई पंप का पावर निकालना होता है, आप क्या लेते हो? mgh + ½ mv²। लेकिन निकलने के बाद कितना वेलोसिटी उसने कुछ बोला नहीं, तो हम मानेंगे कि ये क्या कर रहा है? वाटर को ही लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा? दैट इज रेट ऑफ मास dm/dt × g × h। सही लिखा है मैंने। और dm/dt, अब यहाँ पे g और h तो दोनों साइड में क्या है? सेम। आप 100 मीटर के डीप से उसको उठा रहे हो, बोला ना कि 100 मीटर डीप से आपने उठाया है दोनों में, तो सिर्फ और सिर्फ जो भी चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है? हमारा dm/dt में ही चेंज हो रहा है। तो पावर 1 अपॉन पावर 2
is equal to dm by dt 1 upon dm by dt इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 5/12 और इधर कितना लिखा हुआ है 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 12/5। अभी इसमें x का वैल्यू निकालो कितना हो रहा है देखो ये सॉल्व करोगे रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4/5 x अपॉन x प्लस 1 16/25 ठीक है इतना भी आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो ये यहाँ सही है कैलकुलेशन तो सही दिख रही है फिर कहाँ गड़बड़ है चेक कर लो कुछ चेक करो आंसर क्या दिया 16 फेवरेट उसमें चेक करो कैलकुलेशन तो बराबर ही है कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है क्या डिनोमिनेटर में वो 1 बाहर होगा हाँ तो वो अच्छा रूट एक्स प्लस 1 होगा इसका पर रूट में क्वेश्चन आंसर मिला तो हमने ऐसा लिखा ये वही मैं बोल रहा हूँ ना चेक कर लो जो दिया हुआ है उससे जो लिखा है उसके हिसाब से 16/9 यहाँ तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन इसमें ऐसे लिख के देखो एक बार 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इससे कितना है और ये 16 दे रहा है ना वही सलीब पे भी वही था कि पहले को नॉर्मली सब करो होल एक्स का क्वाड्रेटिक रूट लेके तो नीचे में 9 आता है लेकिन सिर्फ एक्स को रूट ले लें तब मतलब क्वेश्चन का है ठीक है तो अभी आप इसमें सही है आपने क्वेश्चन में चेंज कर दो या फिर इसको चेंज नहीं करना है तो एक ऑप्शन जो 16 लिखा है उसमें डिवाइड बाय 9 कर दो जो ऑप्शन 16 लिखा है ना उसको डिवाइड बाय 9 कर दो अगर क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है क्या होता है ना कभी कभार ये ऐसे टाइम वेस्ट करवा दे 2 बार क्रॉस से पास हो ये कुछ है ही नहीं 10 क्वेश्चन है ये चेंज करवाना पड़ा तो इसलिए कभी कभार जैसे मैंने बोला ना गो विद द प्रोसेस इफ यू गो विद द प्रोसेस कभी आंसर नहीं भी आया ना तो वो वैसे मत सोचो कि मैंने गलत किया 4 बार चेक कर लो अगर हमने सब सही किया तो देयर आर वेरी हाई चांसेस की प्रिंटिंग एरर हो सकती है तो उसका जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो खोल के देख लेने का वहाँ समझ जाओगे अगर उन्होंने अभी आप उसका सोल्यूशन भी देखोगे अपने मॉडल का भी तो वहाँ समझ जाओगे कि उन्होंने जब स्क्वायरिंग किया है या नहीं किया है
तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर जो है वो क्या है, क्योंकि कोई प्रिंटिंग एरर होती ही है, उसको अपन रोक नहीं सकते। चलिए और बोलिए। उसके बाद का अपना 31 से 8, 31 पे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, देखो क्या है। B इक्वल टू बीटा रूट एस दिया हुआ है। B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बीटा रूट एस। बताओ ये बेटा किसने सॉल्व किया है ये? हाँ कैसे गया? देखना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन पढ़ के फिर सोचना, तो सोल्यूशन मत दिखा। क्वेश्चन पढ़ के क्या इंटरप्रेट किया वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। देखिए हमारे को dx बाय dt, उससे क्या होगा? देखिए सबसे पहली चीज हमारे को वेलोसिटी दिया हुआ है, और वेलोसिटी फंक्शन है, वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन। हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन जो है वो हमें फाइंड करना है। और उन्होंने बोला है आंसर टी की टर्म में होना चाहिए। When we talk about the total work done, तो मेरे दिमाग में एक चीज आता है कि अच्छा टोटल वर्क डन ही पूछा है, नेट वर्क डन तो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी स्टार्ट कर रही है मूव करना, मतलब कि यार कहीं ना कहीं इनिशियली में कहाँ से शुरू की होगी? 0 से। अरे हाँ यार, तो दिस इज योर 0 हाफ m इंटू, आपको दिया था टाइम में, अभी इधर उधर उसकी बुक में देखने मत बैठ। v का वैल्यू कितना आएगा जो बता रहे हैं ना वो सुनो आराम से। v स्क्वायर इंटू s। तो ये हमें नेट वर्क डन मिल गया, लेकिन यार ये वर्क डन मुझे किसकी फॉर्म में मिला है बताओ? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, और मुझे आंसर चाहिए किसकी फॉर्म में? नाउ आई हैव टू रिप्लेस दिस डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। वो कैसे करूंगा? तो मेरे पास में v दिया हुआ है बीटा इंटू रूट एस, तो अभी मैं दिमाग इसको लिखता हूँ dx बाय dt बीटा इंटू रूट एस। यहाँ से ds अपॉन बीटा इंटू रूट एस आएगा, और यहाँ आ जाएगा सीधा dt। इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, बीटा को चलो इधर भेज दो, ये तो कांस्टेंट है। रूट एस का इंटीग्रेशन कितना होगा? टाइम 0 था तो एस भी 0 था, टाइम t है तो एस। रूट एस का इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, 1 बाय रूट एस का क्या हो जाएगा बताओ? हाफ एक्स। 2 रूट एस, एस टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ठीक है। दैट इज बीटा इंटू टी। इसको सॉल्व किया, 2 ऊपर चला गया वर्क पार्ट में, तो 2 रूट एस जो है वो आ गया। यहाँ से एस का वैल्यू कितना मिला? बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय 4, बरोबर। इसको अभी तुम यहाँ पुट करो, इसको जब तुम यहाँ पुट करोगे तो नेट वर्क डन मिलेगा हाफ इंटू एम इंटू बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। आंसर आ जाएगा 1/m/8 बीटा का पावर 4 इंटू टी। ठीक है, जो क्वेश्चन लग रहा है दिखने में जोरदार, लेकिन थोड़ा दिमाग से करेंगे तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, उसके बाद में पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ो, देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, DYQ है, JW में डील करेंगे। ये
equal to एक और ऐड कर कौन क्वेश्चन ऐड कर हाँ हाँ बोलो पेज 38 पे 14 पेज 38 पे 14 तेरा बोलना बेटा 33 हुआ क्या उसमें 2-3 बच्चों ने सॉल्व किया ना दूसरे के डाउट आप लोग बैठे हो आराम से यही होता है समय पर काम करने आप लोगों के बैच में ऐसा हो रहा है तो तुमसे कितना शर्म की बात है कि हम सोच रहे हैं कि भाई इस बार जो है पूरा बैच जो है जोरदार करेंगे वही दिवाली तक जोश रहता है ये खत्म देखिए क्या दिया हुआ है इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर The system with the mass, total mass 40,000 kg is moving with the speed of the 70 km per hour. The brakes are applied to bring it to the rest. In the process, system brings to the rest the spring of the shock absorber compressed by 1 meter. If the 90% of the energy is lost in the friction, the spring constant is. तो देखिए बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है एक शॉक एब्जॉर्बर का हमें लेंथ दिया है सिस्टम का टोटल मास दिया है उसकी एक स्पीड दी हुई है हमें और हम ब्रेक को अप्लाई करके उसको रेस्ट पे लाना चाहते हैं बरोबर जब हम उसको रेस्ट पे लाएंगे तो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो 1 मीटर तक जो है वो कंप्रेस होता है और 90% एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस होती है What we can do, सिंपल पड़ता है अपना कि भाई पहले देखते हैं देखो जब भी पोजीशन चेंज हो रहा हो वेलोसिटी डिस्टेंस दिखाना हो तो we prefer to use conservation of energy method हमने ये यूज लिखा है यहाँ पर बढ़िया आराम से और यहाँ पर क्या आ जाएगा एनर्जी लॉस ठीक है अब इनिशियल में जो एनर्जी है वो कितनी होगी हाफ mv²। फाइनल में क्या हुआ होगा रुक गया है काइनेटिक तो फिर 0 हो गई यहाँ पे सेम लाइन पे चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है काइन यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई तेरे 0 शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है ग्राउंड लेवल पे ही चल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इधर काइनेटिक 0 ग्राउंड पे ही चल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 लेकिन यहाँ शॉक एब्जॉर्बर जो है उसमें स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है वो एनर्जी गई हाफ के x² उसका x कितना होगा 1.5 में से 1 मीटर कंप्रेस हुआ है 1 मीटर कंप्रेस बाय 1 मीटर तो इसका मतलब x कितना हुआ तुम्हारा 1 मीटर कंप्रेस बाय 1 मीटर ना 1 मीटर से कंप्रेस कर दिया उसको तो x कितना हुआ 1 मीटर प्लस एनर्जी लॉस जो बोला हुआ है 90% ऑफ एनर्जी इनिशियल वो तो फ्रिक्शन के फॉर्म में ही लॉस हो गया तो नाउ द सॉल्व इज 90% इधर गया तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बचेगा कितना सिर्फ 10% तो दैट इज 10% ऑफ हाफ mv² इक्वल टू हाफ kx²। हाफ से हाफ कैंसिल हुआ तुम्हारे को निकालना क्या है इसके अंदर k का वैल्यू इस k का वैल्यू निकालना है ये आ जाएगा 0.1 इंटू मास कितना दिया हुआ है हमारे 1000 वेलोसिटी कितना दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में भाग बाय 18 से किया तो कितना आया 20 का स्क्वायर k इंटू 1 का स्क्वायर तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द k का वैल्यू कितना आएगा देखो इसमें 10 to the power 5 into something तो यहाँ आएगा 4 into 4 16 into 1 2 3 4 दो जीरो आते हैं क्या तो 1 2 3 और इसके 2 10 to the power सही है कोई कंफ्यूजन इसके अंदर चलिए अगला क्वेश्चन देखो पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 14
प्रचिति, प्रज्वल, प्रथम, रानी, ऋतुजा, सागर, शिवम, शिवांग, सिया, सोहम, ईशा। चलिए अब देखिए पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5000 अब 50,000 kg space probe is traveling at a speed of the 11,000 meter per second through a deep space. The retro rockets are fired along the line of the motion to reduce the probe's speed. The impact of the force is the 4 lakh Newton over the distance of the 2500 kilometer. What will be the final speed of the probe? क्या लॉजिक लगा है, क्या आपने सोचा है इसके अंदर? एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे हो रहा है भाई? सबसे पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन, क्योंकि आपने अभी सब कुछ पढ़ा है तो आप उसके हिसाब से सोचते रहते हो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या दे रहा है और क्या हम लोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक 50,000 kg का स्पेस प्रॉब है और उसकी स्पीड दिया हुआ है, और हमने क्या किया है कि रेट्रो रॉकेट जो है फायर अलोंग द मोशन टू रिड्यूस द प्रॉब्स स्पीड। मतलब हम उसमें से क्या कर रहे हैं कि रेट्रो रॉकेट्स को जो है फायर कर रहे हैं। उससे क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है कहीं ना कहीं हम उस प्रॉब की स्पीड को जो है चेंज कर सके, डिक्रीज कर सके। दे इम्पार्ट अ फोर्स ऑफ द 4 lakh ओवर द डिस्टेंस ऑफ द 2500 किलोमीटर। और ये जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, कितना फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं? ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर 4 लाख न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं 2500 किलोमीटर डिस्टेंस तक। तो हमें इसका फाइनल स्पीड निकालना है, हमें इसका फाइनल स्पीड बताना है। मेरे हिसाब से आप सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहिए। हाँ, दोनों सेम नहीं चीजें अगर बोल रहे हैं। यहाँ हमें क्या सोचना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम हो क्या रहा है, एक प्रॉब जा रहा है, उसके अंदर से रेट्रो रॉकेट निकल रहे हैं और उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें यहाँ नेट वर्क डन इक्वल टू क्या करना चाहिए? इंजन काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बरोबर है। अब हमारे को एक चीज पता है, नेट वर्क डन में उसमें कौन कौन से
फोर्स जो है लग रहे होंगे। आप बोलोगे सर जो ये कोई भी हमारा स्पेस ड्रॉप जो है ये रहा सर, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये इस तरफ मोशन में है, तो भाई ये इसका तो कोई वर्क आने वाला है। दूसरा, अब इसने अपने अंदर से कुछ निकाला है, उसकी वजह से इस पे फोर्स इम्पार्ट हुआ है, ये रहा वो फोर्स कि रिड्यूस कर, और बोला भी है रिड्यूस करना मतलब अपोजिट में ही लग रहा होगा। कितने डिस्टेंस तक लगा हो, डिस्टेंस जो बताया मोशन के, अब मोशन इधर है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ मुझे एक वर्क डन ड्यू टू जी मिला जो कि होगा 0, वर्क डन ड्यू टू रेट्रो रॉकेट जो है वो हमें निकालना है। फोर्स का वैल्यू फिक्स किया हुआ है या वेरिएबल फिक्स है, कांस्टेंट फोर्स है, बस मोशन के अपोजिट है, तो आपने देखना है Fs cos 180 इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। फोर्स का वैल्यू इसको कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया 25 cos 180 का वैल्यू कितना आया -1 हाफ इनटू मास कितना है भाई 50,000, वो कॉमन बाहर निकाल दो, इनटू v² माइनस u भी कितना है हमारे पास में 11, नंबर बड़े बड़े हैं ना, अब ये 10 था 2 0 थोड़ा है, फिर क्या करो 2 0 और यहाँ से भी उड़ा दो, फिर ये 5 से ये 25 उड़ा के 5 लिखो, फिर ये 2 को इधर भेजो, कितना हुआ a, बचा कितना 3 0 1 2 3 इनटू इधर कितना बचा हुआ है 3 0 और 5 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40, बरोबर लिखा है, और ये कितना आ रहा है नेगेटिव इक्वल टू इधर बचा v² माइनस 11 का स्क्वायर मतलब 121 इनटू 10 टू द पावर 6, इसको मैं इधर भेज देता हूँ कि नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हुआ इधर की 120, अभी ये 10 टू द पावर 6 को बाहर निकालो, 10 टू द पावर 6 को बाहर निकालो 121 माइनस 40 बरोबर इक्वल टू v², कितना आ रहा है यहाँ पे v² इज इक्वल टू 81 इंटू 10 टू द पावर 6, तो v इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6, समझा। अब देखो क्वेश्चन आया, आंसर आया इसका, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, तो जैसे काइनेमैटिक्स से इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट तो ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में क्या फर्क आ रहा है, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से करो, उससे करो, दोनों से आ ही जाएगा, v² माइनस u² ये तो है, तो उसमें तुम पहले ये निकालेगा फिर उसके बाद डालेगा, तो ये निकाला, इसमें तो डायरेक्ट निकलो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक ही इक्वेशन है, इसमें भी यही रहा, उसका डायरेक्ट तो क्या आ रहा है, इक्वेशन तो उतना ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, एक ही तो इक्वेशन है, कैलकुलेशन तो उसमें भी यही करनी है, बस ये है v² माइनस u² इक्वल टू 2a, यहाँ से m लिख रहा है, बस यहाँ से एक्सेलरेशन लिख रहा है, और क्या है ये 2 इधर आ रहा है, फर्क क्या है, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला था कि काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन को भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो, उल्टा ये एक थोड़ा सिंपल अप्रोच दे देता है, मतलब वहाँ आप फोर्स से क्या निकालते हो एक्सेलरेशन, है ना, वहाँ और फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो ही आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन यूज कर सकते हो। यहाँ तो भाई फोर्स वेरिएबल हो या जैसा भी दिया हो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आराम से उसको निपटा सकते हो, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन, वी कैन से दैट मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ द काइनेमैटिक्स यू कैन सॉल्व बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, जो एनएलएम प्लस काइनेमैटिक्स का मिक्स बैग क्वेश्चन लेता है, इसलिए मैंने आपको कराया, लेकिन आइडियली वो सेगमेंट नहीं भी करा हो ना, कि वो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था कि जिसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया है, फोर्स दिया है, काइनेमैटिक्स प्लस एनएलएम वाला, इसीलिए बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में वो सेगमेंट देते ही नहीं, वो बोलते हैं कि आगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाएंगे ना, तुम उससे ही कर ले, वो सोच रहे क्योंकि तुम पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर तुम यहाँ रखोगे, एक्सेलरेशन वेरिएबल आया तो तुम इंटीग्रेट करोगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, उससे बेटर है तुम इससे कर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलिए
यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब अगला एक और क्वेश्चन आओ पेज नंबर 33 पे, क्वेश्चन नंबर 28। जैसे ये क्वेश्चन हमारे किसका है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। किसका क्वेश्चन है ये, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। पर अभी चलो ठीक है, तो पूछ रहे तो बताया ना। A ball of mass, a ball whose size is slightly smaller than the width of the tube and 2.5 meter उसका radius है, tube of radius 2.5 meter, projected from the bottommost point of the smooth tube और 10 meter per second से हमने फेंका है। If N1 and N2 are the normal reaction, inserted inner side से आ रहा है N1 और outer side से क्या है N2। Now अब हमें बताना है कि normal reaction N1 कब 0 होगी, कब वो कंडीशन हमें लिखनी है। ठीक है, सबसे पहला देखो कंडीशन, A B C वाला पाथ दिया हुआ है, उसमें N1 का वैल्यू 0 से ज्यादा है A B C वाले पाथ, और N2 का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा C D A वाले पास। मल्टी करेंगे क्या, सिंगल करेगा, फिर C D A वाला पास है, चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मिनट सोचो, फटाफट आंसर बताइए। हाँ जी बताइए, आप क्या लग रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए हमें सॉल्व करना है। जो आंसर बोलो उसको जस्टिफाई करते हुए आंसर बोलो। पीसीएम पढ़ के बैठे हैं, तो आपका आंसर सी है, पीछे आंसर सी भी है। तो आपने सी, आपको क्यों लग रहा है सी सही? पूरा कोर्स कहाँ आ रहा है? हाँ, वो जब सर्कुलर पाथ में तो वो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप ले रहे हो, जब आप रोटेटिंग फ्रेम मान रहे हो, ग्राउंड देखते हो तो सेंट्रीपिटल ही बोलते हो, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फ्रेम कौन सा देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जब वो बॉटम पे, तो अभी देखिए क्या दिया हुआ है, N2 is greater than 0। आप जो बोल रहे हो कि ABC वाले पार्ट में पार्ट ऑफ CD है, देखिए ध्यान से सुनो, हुआ क्या होगा, जैसे आपने वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी दोगे बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा तो एक अंदर की तरफ एक फोर्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। आपका एक्चुअल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आप ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं वो कब आता है बताओ, जब अंदर की तरफ, तो वो अंदर की तरफ जाएगा तो वो उसको कहाँ चिपकाएगा, इनर वॉल पे चिपकाएगा, और इनर वॉल पे ये चिपका रहा है, ये इस तरह से देख रहे हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब आप ABC वाला पास है और स्लाइडली, और ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है कि कैसे रखा है, हाँ, जब इसको हम घुमा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं क्या हो रहा है, जब ये घुमा रहे हैं तो उसमें क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं एक सिंपल सा बात करूंगा, मैं एक्चुअली मैं हमेशा जब भी मैं सर्कुलर मोशन का मेरा रीजन होता है, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता ही नहीं हूँ, मैं सेंट्रीपिटल में ग्राउंड फ्रेम से ही काम करता हूँ। किससे काम करता हूँ, ग्राउंड फ्रेम, बेटर वही रहता है। और आप भी वैसे ही करने का, आप भी
सर्कुलर से नहीं करने का, वो एनएलएम का एक फॉर्मेट होता है ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस यही करने का। और बस ये सोचने का कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा लग रहा है। तो एक एक्सेलरेशन चुपचाप बना दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन H, यस और नो। अब जैसे हमने ये बनाया AC, तो अब तुम्हें नेट फोर्स चाहिए, तो तुम देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो तुमने दिमाग लगाया, सर वेट लगेगा, अगर नीचे से कांटेक्ट में आया तो क्या लगेगा, अगर ऊपर से कांटेक्ट में आया, अच्छा ये N2, ऊपर से कांटेक्ट में आया तो क्या लगेगा N2। अब हमें देखना है कि ABC वाले पार्ट में क्या होगा। ये रहा तेरा ABC, ध्यान समझ आया। अगर ये ABC वाले पार्ट में मैंने बोला कि या तो ऊपर वाले से कांटेक्ट में आएगा या नीचे वाले से कांटेक्ट में आएगा, दोनों के तो साथ में कांटेक्ट आ नहीं सकता क्योंकि जो ट्यूब की साइज उससे छोटा है। हमने थोड़ा सोचा कि यार ऊपर वाले से कांटेक्ट में आएगा, ले भाई ऊपर वाले से कांटेक्ट आया, N2 0। अब तेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर की तरफ, और बॉडी पे लगने वाले दोनों ही फोर्स किधर है, mg भी नीचे और n1 भी नीचे, कोई भी फोर्स उसकी डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन फिर ऊपर आ ही नहीं सकता है। टुवर्ड्स द सेंटर कैसे आएगा एक्सेलरेशन, जब तेरा नेट फोर्स ही टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है। तो तुझे अभी क्या सोचना पड़ेगा, इसका मतलब ऊपर कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, कांटेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे की। तो तब जाके आप जो है वो लिख पाओगे कि आपको जो नेट फोर्स मिलेगा उसमें N2 का वैल्यू mg से ज्यादा होगा, देन N2 माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ABC वाले पाथ में N2 जो है वो ग्रेटर होगा, ये तो श्योर है। चलो भाई अब ऊपर पहुंचते हैं, अब कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर की तरफ। अब कौन से पाथ में जाएंगे, देखो इसलिए लॉजिक के साथ थोड़ा सा ना कैलकुलेशन भी सोचो, दिमाग में लगाओ। आप डायरेक्ट ऐसा सोचते हो ना, इसमें कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। अब ये वाली बात, एक मिनट, ये वाली बात N2 0 होगा ABC वाले पाथ में, वो ऑप्शन बी में भी लिखा है, तो आपको आगे CDA भी चेक करना पड़ेगा। अब CDA वाला पाथ ये रहा, बरोबर है। अब CDA वाले पार्ट में मान लो यहाँ रखा हम लोग बीच में, बॉल जो है वो ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो एक तो ये इधर कंपोनेंट आया, ये इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट mg का आएगा तो ये कंपोनेंट, ठीक है, mg का कंपोनेंट आएगा ही आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे मे भी अब ऐसा हो सकता है कि ये N1 हो और N2 जो है वो यहाँ पर क्या आ जाए जी, पर जरूरी नहीं है हर इंस्टेंट पे यही रहने वाला है। अब जब आप इधर की तरफ आओगे, है ना, तो अब आपको हमेशा mg का कंपोनेंट धक्का देगा कौन से साइड में, इनर साइड में। तो अब जो ऊपर वाला हाफ है उसमें तुम्हारा N1 का भी रोल आना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाले में N1 भी आएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, N1 जो है ऊपर वाले पार्ट में, N2 जो है वो 0 ही होगा। किसने बोल दिया, N1 जो है वो क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा CDA वाले पार्ट में। अब ये कोई अब नीचे वाले में देखो क्या बोला हुआ है, C2 में N2 0 से ज्यादा है, ABC वाले पार्ट में ये बात सही है, लेकिन कुछ CDA के पार्ट में भी जो है N2 का वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकता है। अब हमारा आंसर जो है ना B1, B और C में से कोई भी हो सकता है, D तो होगा ही, ठीक है। अब हमारे को चेक करना पड़ता है कि भाई कुछ पार्ट में आएगा या नहीं आएगा N2 का रोल, वो चेक करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ वाले पॉइंट में इस जगह C पॉइंट पे ही है और इधर से A पॉइंट पे आ गया मान लो, तो उन पॉइंट में तो mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, उन पॉइंट पे mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg का कोई कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब उस केस में N2 को ही धक्का देना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो दैट्स व्हाई हमने बोला है कि कुछ पार्ट पे N2 वहां पर 0 से ज्यादा होगा, इसीलिए सही ऑप्शन कौन सा है, B। क्यों रॉन्ग हो गया,
कि वो जो पाथ आपने चूज किया ना सी, हाँ डी ए वाला पाथ, उसमें सी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे ही हमारा N1 0 से ज्यादा नहीं होगा, वहाँ N1 0 ही होने वाला है। क्लियर है? इसीलिए जो है हमारा थर्ड ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है सेकंड और थर्ड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात? चले, इसीलिए उन्होंने बोला ना पार्ट ऑफ CDA, तो वो पार्ट ऑफ CDA की बात है। ठीक है, इनिशियली में यहाँ पे वो घूम भी रहा होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर भी आ रहा होगा, तो उस केस में भी क्या हो रहा होगा, mg का कंपोनेंट जरूर इधर आ रहा होगा, लेकिन वो फिर भी बाहर ही होगा। mg का कंपोनेंट उतना जोरदार नहीं होगा कि वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तो उस केस में mg के कंपोनेंट को एक सपोर्टिंग N2 भी चाहिए। जब वो टॉप पे आएगा ना, उस केस में जो है फिर वो कहाँ टच हो रहा होगा, नीचे की। ठीक है, बट इसमें वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कैसे होगा? वो मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, अंडर रूट 5rg होना चाहिए ना बॉटम पे। वो किसके लिए होना चाहिए? वो किसके लिए होना चाहिए? वो किसके लिए होना चाहिए? जब स्प्रिंग को तुम एक बॉब से कनेक्ट करके रख रहे हो और उसको फ्रीली घुमा रहे हो। इधर हम किसमें घुमा रहे हैं? एक ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इसमें स्लैग, वहां पर वो स्लैग इसमें नहीं होगा। अभी ये यहाँ ऊपर भी पहुंच जाएगा, यहाँ तक भी पहुंच गया, तो उसके बाद में भी जो है वो अब इसके पास में ऐसा तो है नहीं कि नीचे आने का कोई ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा वो अभी ये भी ध्यान रखने का, वो आप अंडर रूट ऑफ वो जो लगा दो 5rg वाला फॉर्मूला रॉड में मत लगा देना, है ना, रॉड में मत लगा देना।